देखते हुए चलते हैं। चैप्टर नंबर 5, थर्मोडायनेमिकल टर्म्स, सिस्टम, सराउंडिंग एंड स्टेट। अब देख लेते हैं कि ये आ गई थर्मोडायनेमिक टर्म्स, सिस्टम, सराउंडिंग एंड स्टेट्स। इसमें हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जिनको हमें पढ़ना होगा। सबसे पहले सिस्टम क्या होता है, मैं वर्बली बता रहा हूँ, चीजों को सुनते जाइए, रिकॉल हो जाएगा। ये तो छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं। बेटा, सिस्टम किसी ऐसी चीज को कहते हैं जो आपकी साइंटिफिक कंसिडरेशन में हो, फॉर एनी सॉर्ट ऑफ पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट और एनीथिंग एल्स। यानी कि आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप, जिस भी सिस्टम में आप काम कर रहे हैं वो सिस्टम है। जिस भी एपरेटस पे काम कर रहे हो सिस्टम है। जैसे मिसाल के तौर पे आप को एक जूस बनाना है, एक ग्लास जूस बनाना है, ठीक है। अब एक ग्लास जूस बनाने के लिए आपने एक ग्लास में पानी लिया, उसमें शुगर ऐड की, उसमें जूस का जो भी केमिकल है वो ऐड कर दिया। अब आपने उसको शेक कर रहे हो, फर्दर उसके अंदर चीजें ऐड कर रहे हो। अब आपका सिस्टम क्या है यहाँ पर? सिस्टम बेसिकली वो ग्लास है। उस ग्लास के अंदर मौजूद जो चीजें हैं ना, वो है आपका, वो ग्लास जो है वो सिस्टम है। अच्छा, व्हाट इज सराउंडिंग? अब उस ग्लास के अलावा माहौल में जो कुछ भी है, जो कुछ भी है वो सब सराउंडिंग है। जहां पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जिस जगह पर, वो है सिस्टम। उसके इर्द गिर्द की जितनी चीजें हैं सब सराउंडिंग। कुछ हजम हुई बात? यस। अच्छा जी। अ, ये बात तो सारी सिस्टम की लिखी हुई है, एग्जाम्पल ही दी हुई है। अच्छा, इसके बाद आता है आपके पास मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। सो व्हाट इज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी? बेटा, मैक्रोस्कोपिक, देखो नाम से कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। मैक्रो का मतलब होता है साइज में, एक ऐसी चीज जो थोड़ी बड़ी हो साइज में, और आपको, आप उसको इजीली मेजर कर सकते हो, उसको हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। तो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, कॉम्पोजिशन, एटसेट्रा। तो मुख्तलिफ तरह की हैं। अच्छा, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की दो टाइप्स होती हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अच्छा, आपके पास ना इंटेंसिव और एक्सटेंसिव से रिलेटेड एमसीक्यू मैं देख रहा हूं हर कॉलेज के पेपर में आ रहा है, मॉडल पेपर में आया, तो मतलब हर जगह ना मुझे इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नजर आ रही है। आसान लफ्जों में अगर थोड़ी सी बात करूं, इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मुझे हर जगह ही नजर आ रही है। तो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो मुझे हर जगह नजर आ रही है भाई, मेरा आपसे कहना सिर्फ इतना है कि अब आपको अच्छा, जो एमसीक्यूज में आ रहा है ना, वहां पर ये हो रहा है कि आपको कोई क्वांटिटी वो दे दे रहे हैं और आपसे बोल रहे हैं कि आप ये बता दें कि यार ये वाली जो प्रॉपर्टी है या क्वांटिटी है, ये इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव। इसके लिए आपको इंटेंसिव एक्सटेंसिव की डेफिनेशन का पता होना जरूरी है, ठीक है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ मास होती है, ठीक है। यानी कि चीज का वजन आप कितना भी बढ़ा दें, वो वैल्यू चेंज नहीं होनी। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो चीजों के वजन के बढ़ने से बदल जाती है। समझाता हूं नहीं। सबसे पहले तो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का एक मसला ये है, मैं ना अपने इंटर टाइम पे ना मुझे याद नहीं रहता था कौन सी इंटेंसिव है कौन सी एक्सटेंसिव है। एक डिपेंडेंट ऑन मास है, एक इंडिपेंडेंट ऑन मास है, ये तो मुझे पता है, लेकिन कौन सी है ये मैं भूल जाता था। तो सबसे पहले इसकी ट्रिक सुन लो बेटा। इंडिपेंडेंट ऑफ मास, इंडिपेंडेंट कैसे शुरू होता है? आई एन से। और इंटेंसिव कैसे शुरू होता है? आई एन से। तो इंटेंसिव और इंडिपेंडेंट एक ही चीज है। अब जब एक का आपको पता चल गया तो दूसरे का पता करना तो कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या हो गया? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई, सिंपल इनफ, ठीक है। वो डिपेंडेंट ऑन मास हो गई। अब इंडिपेंडेंट ऑन मास से, मास को समझो जरा। मेरे पास एक एक लीटर वाला बाउल है, उसमें पानी भर के मैंने रखा बॉईल होने के लिए। और एक मेरे पास 10 लीटर का बाउल है, उसको मैंने पानी भर के रखा बॉईल होने के लिए। मुझे एक बात बताओ, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? कितने पे बॉईल होंगे दोनों पानी? 100 वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है। 100 पे बॉईल होगा। फर्क यस सर। 1 लीटर 10 लीटर से फर्क तो कोई नहीं पड़ रहा, क्या कहते हैं आप लोग? नो सर। नहीं, नहीं पड़ रहा नो ना, तो सर। ये हो गई इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब एक्सटेंसिव क्या है? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, क्या 1 लीटर पानी को बॉईल करने के मतलब
का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड करने के लिए जितनी हीट आपने दी, क्या 10 लीटर पानी को भी बॉईल करने के लिए आपने उतनी ही हीट दी होगी या ज्यादा हीट दी होगी? क्या कहते हैं आप लोग? ऑब्वियसली सर, जब पानी ज्यादा है तो पानी ज्यादा है तो हीट भी ज्यादा लगेगी। टेम्परेचर भले ही दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो, लेकिन 1 लीटर पानी को कम हीट लगेगी 100 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर करने के लिए, और 10 लीटर पानी को सर ज्यादा हीट लगेगी 100 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर करने के लिए। तो हीट इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। समझ गए बेटा? इंटेंसिव, एक्सटेंसिव। यस Yes, sir. अच्छा जी, अब आगे आइए, अगला टॉपिक क्या है हमारे पास? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स 5.2। यार क्या हरकत है, एक मिनट बेटा, बुक बंद हो गई। हाँ जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्म का मतलब होता है हीट, डायनेमिक्स का मतलब होता है मूवमेंट, मोशन। ठीक है? तो ऐसी बात यहाँ पर होने वाली है जिसमें हीट की वजह से कहीं कोई मूवमेंट आ रही होगी। तो ड्यू टू हीट, इफ वी have any sort of movement in any sort of system, then that is called as thermodynamics। ठीक है? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। आपने मेट्रिक फिजिक्स में पढ़ा होगा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। पढ़ा है? यस Yes, sir. तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर हम इसको इन टर्म्स ऑफ हीट बात करें तो क्या कहते हैं? इन अदर वर्ड्स, द टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग रिमेन्स कांस्टेंट। किसी भी सिस्टम की और उसकी सराउंडिंग की जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, कभी भी कम या ज्यादा नहीं होती। मतलब कम या ज्यादा से मुराद ये है कि एक जगह की अगर कम हो रही है तो दूसरी जगह की बढ़ जाएगी, क्योंकि एक जगह से हीट निकल के दूसरी जगह जाएगी, लेकिन ओवरऑल जो एनर्जी है ना वो सेम रहेगी। मिसाल के तौर पर, मिसाल के तौर पर मैं एक गिलास शरबत बना रहा हूं। अब उस एक गिलास शरबत के लिए मैंने पानी लिया, और पानी की इंटरनल एनर्जी है 100। सही? और उस पानी जिस ग्लास में है उसके सराउंडिंग का जो पूरा कमरा है, उस कमरे की इंटरनल एनर्जी है मान लेते हैं 150, नहीं 100 ही ले लेते हैं। अब पानी के अंदर मैंने चीनी डाली, दोनों का जो सम आ रहा है, यानी कि पानी का और बाहर की एनर्जी का कितना आ रहा है? 200 आ रहा है। पानी का इंटरनल एनर्जी 100, बाहर की इंटरनल एनर्जी, बाहर की एनर्जी 100, 200 हो गए। अब मैंने क्या किया? मैंने पानी के अंदर चीनी डाली। चीनी डालने पर, मिसाल के तौर पर, पानी की एनर्जी, इंटरनल एनर्जी कम हो गई। कितनी हो गई? मान लेते हैं 80 हो गई। कितनी एनर्जी कम हुई बेटा? 20, sir. 20 की एनर्जी कम हुई। अब पता है हुआ क्या? ये जो 20 की एनर्जी पानी में से कम हुई, ये 20 की एनर्जी निकल के चली गई कहां पर? सिस्टम में। सही है? सिस्टम बोल रहा हूं, सॉरी, सराउंडिंग में। अब बताओ सराउंडिंग की एनर्जी कितनी हो गई टोटल? 120. 120। सिस्टम की एनर्जी कितनी हो गई? 80। 80 दोनों को सम करो, आंसर क्या आएगा? 200. ये है बात। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि आपके सिस्टम की और सराउंडिंग की जो टोटल एनर्जी है ना वो कभी भी चेंज नहीं होनी, वो उतनी ही रहनी है। इधर से एनर्जी निकल के उधर चली जाती है, उधर से एनर्जी निकल कर इधर आ जाती है, बस ये होता रहता है। कुछ हजम हुआ? Yes, sir. अच्छा जी, अगला टॉपिक क्या है? हेजेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। अब हेजेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन की तरफ आ जाए। अच्छा, अब इसके अंदर पूरी डेरिवेशन वगैरह सब आ जाएगी बेटा। ये देखो, प्रेशर वॉल्यूम वर्क, मैं पहले प्रेशर वॉल्यूम वर्क समझा दूं। प्रेशर वॉल्यूम वर्क क्या है? मान लो, देखो, ये आपके पास एक सिलेंडर है, और इस सिलेंडर में
मैं थोड़ी सी मार्किंग करनी होगी यहाँ पे मुझे। इस सिलेंडर में मेरा अभी कोई गैस मान लीजिए भरी हुई है, ठीक है, और वो है अभी इस जगह पर, ठीक है, मतलब गैस है इस जगह पर। VAVT क्या है, इतना ब्लर हुई भी है, नजर भी नहीं आ रहा सही से। खैर यहां पर मेरी गैस मौजूद है, इतना वॉल्यूम है गैस का। मैंने क्या किया, मैंने पिस्टन एक लगा हुआ था, जैसा सिरिंज के अंदर होता है ना, मैंने पिस्टन से प्रेशर लगाया, जिसकी वजह से ये पिस्टन थोड़ा सा नीचे आ गया। यहां से पिस्टन चला, कहां आ गया, यहां आ गया। सही। ये V, ये V1 ले लो और ये V2 ले लो। अच्छा एक बात बताओ, पिस्टन नीचे आया तो पिस्टन की लेंथ में चेंजेस आए, समझ रहे हो? यहां से यहां तक पिस्टन की हाइट है या लेंथ है, मान लो कोई खास लेंथ होगी, L1 ले लेते हैं, और ये एक और खास लेंथ है, L2 ले लो इसको। अब इन दोनों में चेंज क्या आ रहा है, चेंज ये आ रहा है, इसको हमने DL ले लिया। ये बात समझ में आई? Yes, sir. अच्छा, अब जब आपने पिस्टन को नीचे किया तो गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ गए, मूव होकर एक दूसरे के करीब आ गए। हम ये कह सकते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल पे वर्क हुआ। और Yes, वर्क का sir. फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स तो यहां पर फोर्स ही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, S। डिस्प्लेसमेंट तो ये है ना, DL। क्या कहते हैं? Yes, जी sir. सर. तो ये हो गई DL। अच्छा सही है। अच्छा, फोर्स का फॉर्मूला जो हमें बचपन से पता है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अगर मैं यहां से फोर्स का फॉर्मूला निकालूं तो क्या आ जाएगा, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया। अगर मैं Area. इस फोर्स की जगह पे प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया पुट कर दूं, और यहां आ जाएगा DL, तो ये हो जाएगा P इंटू ए इंटू DL। अब देखो, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है लेंथ मल्टीप्लाई, सॉरी, वॉल्यूम होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। और एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब अगर मेरे पास सिर्फ किसी चीज का एरिया दिया हुआ हो, समझना इस चीज को, हाँ, मेरे पास किसी चीज का एरिया दिया हुआ हो, एरिया में दो डायमेंशन है, लेंथ और ब्रेथ, और मैं चाह रहा हूं कि मैं उस एरिया को हाइट में मतलब वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लूं, तो मुझे क्या चाहिए होगा कि मुझे किसी तरह से किसी तीसरी डायमेंशन पता चल जाए। अगर मुझे तीसरी डायमेंशन पता चल जाए और मैं एरिया से उसे मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरा क्या हो जाएगा, वो वॉल्यूम बन जाएगा। ये वाली बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. तो यहां पर भी तो यही हो रहा है, देखो एरिया मल्टीप्लाई हो रहा है तीसरी डायमेंशन से DL, तो ये प्रेशर एरिया और मल्टीप्लाई बाय DL क्या बन जाएगा, P इंटू V या डेल V। Volume. बात समझ में आ गई कैसे हुई डेरिवेशन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए आगे चलते हैं। सर रिपीट कर दें। अच्छा बेटा, देखिए हुआ ये कि मैंने कहा कि ये टोटल हाइट है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ, शायद नजर ना आया हो। सर P इंटू A इंटू DL के बाद से समझा दें जो आपने समझाया। P इंटू ए इंटू, देखो वो मैं ये कह रहा हूँ, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, और एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। यानी कि वॉल्यूम इज अ 3 डायमेंशनल क्वांटिटी, ठीक है, एंड एरिया इज 2 डायमेंशनल क्वांटिटी। अगर मेरे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसका मुझे एरिया पता हो, यानी कि उसकी मुझे 2 डायमेंशंस पता है, और मैं चाहता हूं कि मैं उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम निकाल लूं, तो वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे 3 डायमेंशंस का पता होना चाहिए। अब चूंकि मुझे एरिया की वैल्यू पहले से ही पता है, तो मुझे 2 डायमेंशंस तो पता ही है ना, 2 डायमेंशंस का प्रोडक्ट। अगर मुझे किसी तरीके से तीसरी डायमेंशन पता चल जाए, तो मैं क्या करूं, मैं सिर्फ और सिर्फ एरिया की वैल्यू को उस तीसरी डायमेंशन से मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्योंकि एरिया ऑलरेडी 2 डायमेंशन है, ये तीसरी डायमेंशन आ गई, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो गया ना 3 डायमेंशन, और वॉल्यूम इज अ 3 डायमेंशन क्वांटिटी। तो इसलिए हमने P इंटू ए मल्टीप्लाई बाय डेल DL को हमने वॉल्यूम से चेंज कर दिया, बिकॉज एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, और DL का मतलब एक तीसरी डायमेंशन। ठीक है, अब कुछ समझ में आया सुमैया? जी सर क्लियर। ओके। अच्छा, अब आपके पास
Q इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। ये आपके पास फॉर्मूला आ गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस है। प्रोसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब ये है कि जो आपका मतलब जो सिस्टम है ना, उसमें मूवेबल पिस्टन नहीं है, मतलब चारों तरफ से वो पैक है। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब ये है कि वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। अगर पिस्टन आपके पास होता है ना, यानी कि मूवेबल आपके पास कंटेनर होता है जिसमें पिस्टन ऊपर नीचे जा सकता है, तो वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। यहाँ पे शर्त ये कि वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज ना हो। तो इसकी अगर हम डेरिवेशन देख लें, प्रेशर प्रोसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। पहले कांस्टेंट प्रेशर पे देखते हैं। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब क्या है? कांस्टेंट प्रेशर का मतलब है कि बाहर से पिस्टन के ऊपर जो प्रेशर आपने अप्लाई किया हुआ है ना, वो चेंज नहीं होना चाहिए। यानी पिस्टन के ऊपर पहले से बाहर से प्रेशर लगा हुआ है, वो चेंज नहीं हो। सही है। अंदर से आप हीट दें, कुछ भी है, अब अंदर से हीट देने पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, वो हमारा गर्ज नहीं है। बस बाहर से प्रेशर चेंज ना होना चाहिए। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के उसके एक्सप्रेशन के हिसाब से क्यूपी क्या होता है? हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर। यानी कि आप, अब मैं इसको सिस्टम बना लेता हूं। दो दो आपके पास पिस्टन हैं, मतलब कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2। कंडीशन 1 में पिस्टन यहां पर है, आपने इसको हीट सप्लाई की, पिस्टन मूव करके ऊपर आ गया। अब इसकी जो पहले इंटरनल एनर्जी थी वो E1 थी, बाद में जो आपने हीट दी तो इंटरनल एनर्जी E2 हो गई। सही है। अच्छा, अभी आपने प्रेशर वॉल्यूम वर्क की डेरिवेशन देखी, ये रही ऊपर अभी आपने देखी ना, ये रही, कहाँ गई? W इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। अच्छा, जब आपने हीट सप्लाई की तो हीट सप्लाई होने पर वर्क भी हुआ होगा, पिस्टन यहां से मूव करके ऊपर आया ना, तो वर्क हुआ। अब वर्क डन हो गया तो पी डेल्टा वी भी इंक्लूड हो गया। तो हमारी जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एक्सप्रेशन बन गई वो ये बन गई। वैसे फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू ई प्लस डब्ल्यू। अब W को आपने रिप्लेस कर दिया पी डेल्टा वी से, क्योंकि W का फॉर्मूला हमने निकाल लिया पीछे, तो हमने वो फॉर्मूला लगा दिया। अब हमें पता है E1 E2 चेंज इन इंटरनल एनर्जी हुआ होगा यहाँ पर, तो डेल्टा E को हमने रिप्लेस कर दिया E2 माइनस E1 से। और यहां से यहां तक का वॉल्यूम V1 है और यहां से यहां तक का वॉल्यूम V2 है, यानी कि जब हमने हीट दी तो वॉल्यूम भी चेंज हुआ। प्रेशर वही रहा क्योंकि प्रेशर तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज हुआ, V2 माइनस V1 हो गया। अब मैंने क्या किया, मैंने P2 और P1 मतलब मैंने इनको मल्टीप्लाई कर लिया, ब्रैकेट ओपन किया, P मल्टीप्लाई बाय V2, P2 PV2 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई किया PV1 हो गया। उसके बाद क्या किया मैंने, 2 वाली टर्म्स को एक तरफ किया, 1 वाली टर्म को एक तरफ कर लिया। अब ये E2 प्लस PV2 है माइनस E1 प्लस PV2 है। अब जरा गौर करो, E और PV मिलकर क्या बन रहे हैं? ये बन रहे हैं QP। ठीक है ना? यानी कि इंथैल्पी का फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू E प्लस PV, ये इंथैल्पी का फॉर्मूला होता है। तो ये क्या हो गया, H2 माइनस H1, इंथैल्पी 1 इंथैल्पी 2, यानी कि QP बराबर होता है चेंज इन इंथैल्पी के व्हेन इट इज कांस्टेंट प्रेशर। और जब कांस्टेंट वॉल्यूम होता है तो सारा का सारा जो भी हीट आप सप्लाई करते हो वो इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में यूटिलाइज होता है, क्योंकि उसमें वॉल्यूम चेंज होता ही नहीं। बात समझ में आ गई? Yes, sir. तो ये आपके पास साइन ऑफ डेल्टा एच आ गया, ये आपका रिड्यूस में शामिल है नहीं मेरे ख्याल से। हाँ सर जब कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो वर्क नहीं होगा? हाँ, कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क नहीं हो सकता ना, क्योंकि बेटा पिस्टन मूव ही नहीं करेगा ना, वॉल्यूम मतलब मूव नहीं करता ना, इस वजह से। ओके। अब आ जाइए हिजेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। हिजेस लॉ क्या कहता है? हिजेस लॉ ये कहता है कि भाई अगर आप कोई रिएक्शन करा रहे हो, मतलब वो आपने एक उर्दू का मुहावरा सुना होगा, कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो बात तो एक ही है ना? ये वही है, कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो बात एक ही है। मतलब मान लीजिए आपने ए और बी को मिलाकर सी बनाया, और इसकी जो इंथैल्पी आपको मिली वो 100 जूल्स मिली। अब आप सी बनाना चाह रहे हैं लेकिन सीधे रास्ते से नहीं जा रहे, आपने ए और डी को मिलाया, ए और डी को मिलाकर ई बनाया, फिर ई और एफ को मिलाकर जी बनाया, आखिर में
G और B को मिलाकर आपने C बना लिया, ठीक है। अब 3 स्टेप्स में आपने ये काम किया। अब इंथैल्पी चेंज फॉर एग्जांपल इसका हुआ 60, इसका भी हुआ 60 और इसका हुआ -20। अब तीनों रिएक्शंस को अगर आप सम करोगे तो इनका चेंज इन एंथैल्पी कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। यानी ए और बी को डायरेक्ट मिलाकर सी बनाऊं तो जितना एंथैल्पी चेंज होगा, इनडायरेक्ट वे में भी अगर मिलाकर मैं बनाऊंगा तो एंथैल्पी चेंज वही रहेगा। हेजेस लॉ ये कहता है। यानी कि रिएक्शन आपका एक स्टेप में हो या 1000 स्टेप में हो, जो टोटल एंथैल्पी चेंज है ना फाइनल और इनिशियल स्टेप का, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता। ये बात समझ में आई? Yes, sir. और इसका न्यूमेरिकल लाजमी पेपर में आना है, अच्छे से इसकी प्रिपरेशन कर लेना। इजी न्यूमेरिकल होता है मेरे हिसाब से, तो बहुत मतलब हलवा आपके पास सवाल है, सीधे सीधे 4 नंबर लेने वाली कहानी है। हीट ऑफ फॉर्मेशन, अब हीट ऑफ फॉर्मेशन पर आ जाए। हीट ऑफ फॉर्मेशन बेसिकली न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन है बेटा। हीट ऑफ फॉर्मेशन कैसे कैलकुलेट होता है, तो ये अभी हम न्यूमेरिकल एक कर लेते हैं किट में से जाकर, तो हमें समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। सही है, तो ये रही हमारी किट। पहले किट के एमसीक्यू सॉल्व कर लें, क्या कहते हैं आप लोग, फिर इसका न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं। यस सर, पहले एमसीक्यूज सर हेसिस लॉ का भी एक न्यूमेरिकल करा दीजिएगा। हाँ हाँ, हेजेस का कराऊंगा, बट पहले एमसीक्यूज कर लेते हैं, मैं ये कह रहा हूँ। एमसीक्यूज कितने कम होंगे, ज्यादा नहीं होंगे इसके एमसीक्यूज। हाँ 30-40 एमसीक्यूज हैं। अच्छा, हाँ जी, तो कैलोरी, CAL डॉट का मतलब है बेटा कैलोरी। कैलोरी इज इक्वल टू कितने जूल्स के बराबर होती है कैलोरी? 4.184. वेरी गुड, 4.184, 4.184 जूल्स के बराबर होती है। ओके, और any real or imaginary line or wall which separate a system from its surrounding is called the dash. बाउंड्री। Obviously boundary. Heterogeneous system consists of dash. Only one phase, more than one phase. Only one face. Na, more than one phase. More than one phase. Very good. More than one phase it is बेटा, क्योंकि देखो homogeneous का मतलब होता है one phase, ठीक है, और heterogeneous का मतलब होता है more than one phase, चाहे वो 2 हो या 2000 हो, उससे गर्ज नहीं है, ठीक है। The heat content of a system is called Enthalpy. enthalpy. Very good. Enthalpy. This is an intensive property. कौन सी intensive है? Independent of mass. Reflective index. Very good. Refractive Refractive index. बिल्कुल सही. The bulk properties of a system which are easily measurable are known as. Macroscopic. Very good. Macroscopic property. और this is not extensive property. Viscosity. Viscosity. Viscosity is dependent upon mass. Not extensive property. हाँ सही है, सही है। Not extensive में तो विस्कोसिटी है, क्योंकि विस्कोसिटी फिक्स होती है। मैं समझा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। दिस इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। चलिए भाई, Density. डेंसिटी किसी भी चीज की वही रहती है। Hess's law may be used to calculate Delta H. Delta H. 1 joule is equal to कितनी कैलोरीज के बराबर है? 0.239 Kelvin. 239. वेरी गुड। कन्वर्जन याद रखिएगा भाई, आगे भी काम आएंगी। अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलूं। ले लिया? Yes sir, mark sir. sir. 10 हो गए, अगले 10 देखते हैं। दिस इज नॉट एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कौन सी एक्सटेंसिव नहीं है? Density. Density. डेंसिटी नहीं है, सही है। Which of the following isn't exothermic reaction? इनमें से कौन सा एक्सोथर्मिक नहीं है?
Sublimation. Sublimation is correct. बिल्कुल. Evaporation is always a cooling process बेटा. एक रीजन भी आता है आपके फर्स्ट ईयर में, evaporation is a cooling process. तो अगर कूलिंग प्रोसेस है तो इसका मतलब एक्सोथर्मिक ही हुआ ना वो, तो तभी तो अपने अंदर से हीट. जी बेटा. ऐसा ये प्लीज कूलिंग प्रोसेस का प्लीज बता देगा, हम लोग किस तरह लिखे हैं अगर ये रीजन आ गया. बेटा एवापोरेशन में होता यह है कि जब कोई चीज एवापोरेट होती है, जैसे लिक्विड है फॉर एग्जांपल, चलो उसको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा. जैसे ये लिक्विड है, ठीक है. अब इस लिक्विड के अंदर एटम्स मौजूद हैं. अब एक बात मुझे बताएं कि अगर इसके अंदर 200 एटम्स हैं, ठीक है, और हर एटम की एनर्जी है फॉर एग्जांपल 2 जूल्स, तो टोटल इस पूरे कंटेनर की एनर्जी कितनी है? 400 जूल्स. 200. ऐसा ही है ना. अच्छा, अब इसका मान लो एवापोरेशन हुआ, ये लिक्विड का एवापोरेशन हुई, और एवापोरेशन के नतीजे में कुछ मॉलिक्यूल जो है वो गैस बन के हवा में उड़ गए. अच्छा, मान लेते हैं कि 50 एटम्स जो है वो चले गए. 50 चले गए, कितने रह गए? 150 एटम्स. एनर्जी कितनी है एक एटम की? 2. तो अब टोटल एनर्जी कितनी रह गई? 300. तो एनर्जी कम हो गई ना बेटा. जब सब्सटेंस की एनर्जी कम हो गई तो इसका मतलब वो कूल डाउन हुआ ना. क्लियर हुआ? यस सर. अब इसको अल्फाज में कैसे पिरोगे ये तुम लोग देख लो. ठीक है जी. अच्छा, डैश इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. इनमें से एक्सोथर्मिक कौन सा है? Respiration. रेस्पिरेशन. क्योंकि बॉइलिंग करने के लिए भी आप हीट देते हो, मेल्टिंग करने के लिए भी आप हीट देते हो, सब्लिमेशन में भी आपको हीट देनी पड़ती है. हीट ना भी दो तो वो हीट एब्जॉर्ब कर लेता है. हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? हीट ऑफ रिएक्शन. Heat of reaction. reaction. हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट इंथैल्पी होगा. Enthalpy of reaction. enthalpy of reaction. Heat content of a substance is represented by. heat content को कैसे represent करते हैं? H से. H से करते हैं. H. अच्छा, कोई अगर किसी के जहन में डेल्टा H आ रहा हो ना, तो बेटा वो चेंज इन हीट कंटेंट है. यहाँ पे सिर्फ हीट कंटेंट बोला है आपसे, सही है. The chemical reaction during which material changes are accompanied with change in heat energy are called, क्या कहेंगे? ऑल ऑफ दिस. The chemical reaction during the, Chemical. हाँ बिल्कुल, थर्मोकेमिकल रिएक्शंस कहलाते हैं ऐसे. Thermochemical. ठीक है. मास इज द डैश प्रॉपर्टी, क्या कहेंगे? Extensive. एक्सटेंसिव. Extensive. मास इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. ठीक है, गुड. हीट सप्लाइड टू अ सिस्टम एट कांस्टेंट डैश इट इज used to change the enthalpy of the system. Pressure. Pressure. Pressure sir. बिकॉज इंटरनल एनर्जी वॉल्यूम में चेंज होती है सिर्फ, सही है. और इंथैल्पी का ताल्लुक वर्क डन से है, तो वर्क डन तो होना लाजमी है, तो इसलिए वो प्रेशर में ही हो सकता है. एट कांस्टेंट वॉल्यूम द हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड इज यूज्ड टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. ठीक है भाई. अच्छा, इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी. कौन सी इंटेंसिव है? बल्कि मैं पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे चलूंगा. डेंसिटी. हाँ, ये डेंसिटी है, इसको यही मार्क करके खत्म कर लो. ठीक है, चलो 21 तक हो गए, 20 तक हो गए. हेड स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा? यस सर. At constant pressure, heat of reaction is represented by. Delta H. बिल्कुल सही, क्योंकि QP is equal to delta H लिखते हैं ना हम. Which one of the following is endothermic process? इनमें से एंडोथर्मिक कौन सा है जो हीट सब्लिमेशन एब्जॉर्ब ऑफ करेगा? आयोडीन. Sublimation. Sublimation of वेरी गुड, बिल्कुल सही है बेटा.
when the work does on the system, the surrounding, the sign of work done is Negative. Negative. work done on the system है. On the system तो negative होता है शायद, by the system positive. जी सर. पॉजिटिव होगा ना बेटा. कंफर्म कर लेते हैं, एक मिनट रुक जाए.